Good afternoon, students. Welcome to the session of our biomolecules. कल हमने पढ़ा about disaccharides. Today we'll start with another topic, polysaccharides. Polysaccharides बेटा जैसे मैंने बताया monosaccharides 1 unit का saccharide, ठीक है, 1 units होंगे which cannot be hydrolyzed any further, ठीक है. Disaccharides are made up of 2 mono units, ठीक है, 2 monosaccharide units. कल हमने एग्जाम्पल्स भी किए, हमारा माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, देर ऑल डाइसैक्राइड्स. फिर हमने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीसैक्राइड्स. नाउ व्हाट आर पॉलीसैक्राइड्स? Word itself tells poly means many and saccharides many saccharides, and they are made up of thousands of units of monosaccharides, ठीक है. monosaccharides combined होके एक लंबी चेन बनाते हैं and then they are known as polysaccharides, ठीक है. polysaccharides okay, so thousands of monosaccharide units join to form polysaccharides. Now polysaccharides can be categorized into various categories, ठीक है. पहला कैटेगरी है हमारा होमो एंड हेटेरो का, ठीक है. होमो पॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड. होमो पॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स. होमो पॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना. नाम से ही पता चलता है, मैंने कहा है हमेशा बायो में शब्दों को तोड़िए, ठीक है. होमो पॉलीसैकेराइड्स मीन्स होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. होमो पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. ओके बेटा, जैसे आपका हो जाता है ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज की ही थाउजेंड्स ऑफ यूनिट से कोई पॉलीसैकेराइड बनती है तो उसे वी कॉल इट होमो पॉलीसैकेराइड. लाइक आपकी ग्लूकोज की चेन से हमें कौन सा पॉलीसैकेराइड मिलता है? सेल्यूलोज, ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मेक सेल्यूलोज. Why are they called polysaccharides? Because cellulose is made up of only one unit of monosaccharide. यूनिफॉर्मली अगर कोई मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है सेल्यूलोज में तो दैट इज ग्लूकोज, इसीलिए इसे होमो पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है बच्चे. होमो पॉलीसैकेराइड बोलते हैं. व्हेन मोनो यूनिट्स आर सेम हम उसे होमो पॉलीसैकेराइड बोलते हैं. हेटेरो पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं व्हेन मोनो यूनिट्स आर डिफरेंट. जो आपका पॉलीसैकेराइड बन रहा है ना बेटे, जो आपका पॉलीसैकेराइड बन रहा है ना, दैट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनो यूनिट्स. उसका एक एग्जांपल है आपका हेमीसेल्यूलोज. हेमीसेल्यूलोज को बनाने में डिफरेंट टाइप्स के मोनो यूनिट्स का इस्तेमाल होता है. जैसे इनमें होते हैं जाइलन्स, इनमें होते हैं ऑल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ मैनोज एंड ग्लूकोज, जिसको हम मैनन्स एंड ग्लूकोमैनन्स बोलते हैं. मैनन्स एंड ग्लूकोमैनन्स एंड आपका गैलेक्टोज भी आ जाता है इसमें. सो यू कैन सी बेटा, you can see that different types of mono units are used in making this polysaccharide hemicellulose. So this is the basic difference between homo and hetero. Okay, when mono units are all same, like लंबी चेन बन रही है सिर्फ ग्लूकोज की, जैसे कि सेल्यूलोज सिर्फ ग्लूकोज है, कोई और मोनो यूनिट नहीं है, होमो पॉलीसैकेराइड. हेटेरो हेमीसेल्यूलोज जब आपके मोनो यूनिट्स डिफरेंट है, ठीक है. अब दूसरा कैटेगराइजेशन पॉलीसैकेराइड्स का किसका होता है? पहला हमने देखा होमो एंड हेटेरो. दूसरा कैटेगराइजेशन हमारा बेटा पहला हमने किया होमो एंड हेटेरो. दूसरा है हमारा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड.
स्टोरेज पॉलीसैकेराइड नाम से पता चल रहा है, पॉलीसैकेराइड्स विच एक्ट एज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स सैकेराइड्स हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, हमारा प्लांट्स का है, स्टोर्ड रिजर्व होता है स्टार्च, ठीक है। तो दैट एक्ट्स एज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। ये किनसे बना होता है? स्टार्च इज मेड अप ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स व्हिच एक्ट एज structural material which acts as which contributes in the formation of structures, ठीक है। तो उनको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आपका सेल्यूलोज, सेल्यूलोज स्ट्रक्चर देता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर देता है, सेल्यूलोज हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चरल में आपका हेमी सेल्यूलोज भी आ जाता है, आपका काइटिन भी आ जाता है। आई होप बेटे काइटिन इज यू आर अवेयर ऑफ काइटिन। व्हाट इज काइटिन? काइटिन क्या है? काइटिन इज ऑल्सो पॉलीसैकेराइड। काइटिन इज ऑल्सो पॉलीसैकेराइड। काइटिन क्या है? फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिन इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। एंड इनके मोनो यूनिट्स क्या है? सेल्यूलोज का हमने देखा ग्लूकोज, मेड अप ऑफ ग्लूकोज। हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज में मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनो यूनिट्स। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, स्टोरेज में आपका स्टार्च आता है, ग्लूकोज, स्टार्च भी सिर्फ ग्लूकोज के बने होते हैं, तो इनको हम होमोपॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। पहले मैंने डिस्कस किया होमो एंड हेटेरो, होमो एंड हेटेरो डिस्कस किया, और अब मैं कर रही हूँ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल। होमोपॉलीसैकेराइड्स में आपका सेल्यूलोज आता था, आपका स्टार्च भी आएगा, बिकॉज उनके मोनो यूनिट सेम है, ग्लूकोज है, मोनो यूनिट सेम है। आपका हेटेरो में आ जाता था हेमी सेल्यूलोज। वाई? बिकॉज उसकी मोनो यूनिट्स डिफरेंट थे, जाइलेंस, ग्लूकन्स, मैनन्स एंड आपका गैलेक्टोज सब कुछ मिलकर बनाते थे, सो देयर वर डिफरेंट मोनो यूनिट्स, सो वो हेटेरो में आ जाता था। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड स्टार्च, बिकॉज इट इज अ पॉलीसैकेराइड विच एक्ट्स एज अ स्टोरेज रिजर्व, ठीक है, स्टोर्ड रिजर्व की तरह काम करता है। एंड स्टार्च इज मेड अप ऑफ मोनो यूनिट्स ग्लूकोज, ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर देते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने बताया सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का मोनो यूनिट ग्लूकोज। हेमी सेल्यूलोज की मोनो यूनिट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। काइटिन, काइटिन किससे बना होता है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड, ठीक है। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड इज आपका काइटिन का मोनो यूनिट होता है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो अब एक बेसिक जो था डिफरेंशिएशन वो हमने देख लिया। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद इंडिविजुअल थिंग्स। फर्स्ट विल टेक अप स्टार्च, फर्स्ट विल टेक अप स्टार्च। स्टार्च क्या है बच्चे? स्टार्च क्या है? स्टार्च हमारा किन किन कैटेगरीज में आ जाएगा? पहला होमो में आएगा कि हेटेरो में आएगा? होमो में आएगा कि हेटेरो में आएगा? स्टार्च इज अ होमोपॉलीसैकेराइड। Why it is a homopolysaccharide? Because it is made up of same mono units. Glucose, homopolysaccharides. Starch and homopolysaccharides. Next, starch homopolysaccharide में आता है, फिर किस में आता है? It is a storage polysaccharide. ठीक है? It is a storage polysaccharide. Made up of glucose के mono units. ग्लूकोज के मोनो यूनिट से बने होते हैं, ग्लूकोज के मोनो यूनिट से बने होते हैं। मोनोसैकेराइड यूनिट इसमें क्या है? ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज और कुछ भी नहीं, इसीलिए हम इसे होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर कैटेगराइज करते हैं, बिकॉज और कोई मोनो यूनिट यूज नहीं हो रही, ठीक है। अब स्टार्च के अंदर बेटे दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा अमाइलोज और दूसरा होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। These are the two components of starch, ठीक है। These are the two components of starch. अब ये हैं क्या बेसिकली? अब ये हैं क्या? Starch has two components, ठीक है, two components made up of two components, consist of two components, amylose and amylopectin. इन दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि amylose is made up of around 200 to 2000
अराउंड 200 to 2000 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। ये 200 से 2000 तक के ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, अमाइलोज की बात कर रही हूँ, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में 2000 to 20,000 ग्लूकोज यूनिट्स आर प्रेजेंट, या उनको ये बना रहे हैं 2000 to 20,000 ग्लूकोज यूनिट्स। बॉन्ड्स कैसी है इनमें, बॉन्ड्स कैसी है, कल हमने डिस्कस किया कि जब दो मोनो यूनिट्स कंबाइन होकर डाइसैकेराइड बनाते हैं या पॉलीसैकेराइड बनाते हैं तो उनके बीच कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिनका नाम हम देते थे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन विच कार्बन नंबर वाज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो इनके बीच में इनके बीच भी ऐसा होता होगा, तो इनके बीच कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, इनके बीच कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, इनके बीच कैसे बॉन्ड्स बनते हैं। अमाइलोज में बेटा, अमाइलोज में आपका आ जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अमाइलोज में आपका आ जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और आपके अमाइलोपेक्टिन में होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड along with 1,4 you have 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। Along with 1,4 you have an additional bond formation 1,6 glycosidic bond. Amylose, it is a linear structure, it is a linear structure, ठीक है, it is a linear structure, और इसमें linear के साथ branches भी हैं, ठीक है, it is branched, इसमें linear भी है और branches भी हैं, वो कैसे आगे बताएंगे, आगे पता चलेगा, ठीक है। Now we will see like थोड़ा डीप में we'll see the differences between amylose and amylopectin। मैंने क्या बोला, amylose में 200 से 2000 the glucose units which forms or which combines to form amylose are 200 to 2000 in number and around approximately, and amylopectin में they are like 2000 to 20,000 glucose monounits can be found. These have 1,4 glycosidic bonds, these have 1,4 glycosidic bonds, in addition to 1,4 they have 1,6 glycosidic bonds, they are linear in structure, these are branched, linear के साथ इनमें branches भी दिखती हैं, ठीक है। So we'll understand more deeply कि ऐसा क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। First we'll come to amylose, ठीक है। मैंने क्या बोला, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड सिंस स्टार्च इज होमोपॉलीसैकेराइड और उसका कंपोनेंट है अमाइलोज, सो अमाइलोज भी सिर्फ ग्लूकोज का ही बना है, ठीक है, साफ सीधी बात है। स्टार्च इज होमोपॉलीसैकेराइड और वो सिर्फ ग्लूकोज मोनो यूनिट्स का बना है, तो ऑफकोर्स उसके कंपोनेंट्स भी सिर्फ ग्लूकोज मोनो यूनिट्स के बने। मैंने बोला था 200 से 2000 तक के अप्रॉक्सीमेटली ग्लूकोज मोनो यूनिट्स इसमें पाए जाएंगे। मैंने स्ट्रक्चर बताया था, मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज की रिंग फॉर्म कैसी होती है, हेक्सागोनल रिंग होता है, हेक्सागोनल रिंग होता है। ग्लूकोज एक हेक्सो शुगर है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 वाले कार्बन चेन आपके रिंग से बाहर होती है एंड एक ऑक्सीजन एटम रहता है। इन ऐसी रिंग को हम, ये हेक्सागोनल है बिकॉज इट हैज 6 कॉर्नर्स, एंड ऐसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, पायरानोस रिंग, ठीक है। तो अमाइलोज इज लाइक अ चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 डिपिक्ट किए हैं, मैंने सिर्फ 3 डायग्राम 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बनाया, बट इन रियलिटी तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने बोला 200 to 2000, बट दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ओके। बट ठीक है, तो अब हम देखेंगे दिस इज वन ग्लूकोज यूनिट, ठीक है, दिस इज अनदर ग्लूकोज यूनिट, दिस इज थर्ड ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, डॉट 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 एन ग्लूकोज यूनिट्स, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट वी आर सेइंग लाइक दिस, ठीक है। तो इनका हमने क्या बोला, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो one glucose molecule will be attached with another glucose molecule with this bond. Carbon number 1 of first glucose molecule and carbon number 4 of second glucose molecule will combine to form a glycosidic bond which is known as 1,4, और ऐसी चलती जाएगी 1,4 glycosidic bond, 1,4 glycosidic bond आपकी चेन बना देती है, ठीक है। तो अमाइलोज बेटा आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, ग्लूकोज मोनो यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है, ऑफ अमाइलोज, एंड इसलिए इनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। इनका स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था, लीनियर होता है, बट लीनियर का मतलब बच्चे ये नहीं होता
कि ज़रूरी नहीं कि लीनियर हो तो बस ऐसे ही दिखे। अमाइलोज इज़ हाईली कॉइल्ड इन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हाईली कॉइल्ड का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ब्रांचेस आ गए। दिस इज़ लीनियर बट इट हैज़ कॉइल्स, इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे कॉइल्स हैं, बट है ये लीनियर, ठीक है। कॉइल्स आ जाने की वजह से आप कहेंगे क्या ब्रांचेस हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रांचेस हैं इसमें। दिस इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर बट इट इज़ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी लाइक ग्लूकोज यूनिट्स मोनो यूनिट से बना हुआ है, इट हैज़ 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, लीनियर इन स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस थोड़ी देर में पता चलेगा। अब आते हैं अमाइलोपेक्टिन में। मैंने क्या बोला, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन में मैंने क्या बोला, आपका क्या है, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन इज सेकंड कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। एंड में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, ये भी ग्लूकोज मोनो यूनिट्स के बने होते हैं, ये भी ग्लूकोज मोनो यूनिट्स के बने होते हैं, इनमें बॉन्ड्स होते हैं 1,4 एंड 1,6, ठीक है। तो यहाँ पे 1,4 तो हमें दिख रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बाहर है चेन के, 6 कार्बन आपका चेन के बाहर होता है, ठीक है। एंड दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 4th कार्बन से 1,4 बना रहा है, ठीक है। अब बात आती है 1,6, 1,6 कहाँ से आता है, ठीक है बच्चों। तो 1,6 मैं बताती हूँ कहाँ से आ रहा है। मैं थोड़ा सा ये डिलीट कर रही हूँ ये पार्ट समझाने के लिए। अब देखिए 1,6 बॉन्ड कैसे आएगा, आई मेक अनदर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लाइक दिस, ठीक है। ये ग्लूकोज का अनदर रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 बाहर है। एंड ये आपका फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट था, ये सेकेंड ग्लूकोज यूनिट था। सेकेंड ग्लूकोज यूनिट की सिक्स्थ कार्बन जो चेन के बाहर है वो एक तीसरी ग्लूकोज यूनिट है रैंडम, उसके फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड बना रही है। कोई और थर्ड आपका ग्लूकोज यूनिट था, रैंडम ग्लूकोज यूनिट, उसके फर्स्ट कार्बन से सेकेंड ग्लूकोज यूनिट का 6th कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, ये तो आपका हो गया 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। जो 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड की हम बात कर रहे थे बच्चे, वो तो ये हो गया हमारा, ठीक है, वो ये हो गया हमारा। अब 1,6 कहाँ से आया, 1,6 यहाँ से आया। ये जो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बन रही है वो कौन सी बॉन्ड है, दिस इज 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है। तो आई बात समझ में, 1,4 और 1,6 की बात हम कैसे कर रहे थे। तो अब आप देखिए द स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका हो गया 1,4, ये आपका हो गया 1,4 और इसमें आपको कहीं कहीं 1,6 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ब्रांचेस बन जाएंगी, 1,6 की वजह से ऐसे ब्रांचेस बन जाएंगी, ठीक है। ये दिख रहा है, अगर ये लीनियर चेन है एंड समथिंग लाइक दिस अपीयर्स, तो आपके 1,6 हो गए, ये 1,4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1,4 है और ये आपका 1,6 है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आपका 1,4 एंड 1,6, तो लीनियर के साथ साथ आपकी ब्रांचेस भी बन रही हैं बच्चे, ठीक है। लीनियर के साथ साथ आपकी ब्रांचेस भी बन रही हैं। सो 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज में सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स हैं, अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ 1,6 भी हैं, इसीलिए लीनियर और ब्रांच का चक्कर आ रहा है। पर लीनियर में भी अमाइलोज इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब द रेशियो इन विच अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर प्रेजेंट इन स्टार्च, स्टार्च के ये 2 कॉम्पोनेंट्स हैं ना, पर इनका कुछ रेशियो भी तो होगा। क्या रेशियो है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। द रेशियो इन विच अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर प्रेजेंट इन स्टार्च इज 1:3, ठीक है, 1:3। 3 अमाइलोपेक्टिन पे 1 अमाइलोज आता है, ठीक है। स्टार्च में 3 अमाइलोपेक्टिन पे 1 अमाइलोज ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब आप एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस थिंग, इट इज़ अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चे, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टार्च विथ आयोडीन गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलरेशन, ठीक है। हमने बचपन से ही पढ़ा है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा है कि जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्लू ब्लैक कलरेशन आता है, ठीक है।
वो तो हमने एक नॉर्मल सा फैक्ट पढ़ लिया। अब ये पता लगाते हैं कि वो ब्लू ब्लैक कलरेशन आती किस वजह से, क्यों होता है वो, व्हाट इज़ द रीज़न। तो उसका रीज़न है बेटा ये अमाइलोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कलरेशन। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स है ना, मैंने बताया अमाइलोज इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, लीनियर है बट हाईली कॉइल्ड है। तो इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में ना बच्चे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप्ड इनसाइड दिस अमाइलोज कॉइल्स, अमाइलोज की कॉइल्स में आयोडीन ट्रैप हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से जब स्टार्च को आप आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलरेशन देती है, ठीक है, वो ब्लू ब्लैक कलरेशन देती है। अब मैं जब सेल्यूलोज पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि क्यों सेल्यूलोज आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों सेल्यूलोज आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये कुछ क्या कहते हैं इसको, डिटेक्टिंग टेस्ट्स होते हैं। अगर आपको सैम्पल्स मिले हैं, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे ही बच्चे इनके मोनो यूनिट्स ग्लूकोज है, फिर भी ये आयोडीन के साथ अलग अलग टेस्ट देते हैं। तो क्यों उनका डिटेक्शन ऐसा क्या है कि स्टार्च ऑल्दो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनो यूनिट्स ब्लू ब्लैक कलरेशन देता है बट सेल्यूलोज नहीं देता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस अमाइलोज कॉम्पोनेंट बेटा, ठीक है, दिस अमाइलोज कॉम्पोनेंट ऑफ स्टार्च जिसके कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आयोडीन मॉलिक्यूल्स के ट्रैप्ड एंड इसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलरेशन होती है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब बच्चे स्टार्च, मैंने बताया स्टार्च इज अ स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इट इज अ स्टोर्ड रिजर्व, ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या, कहाँ पे मिलते हैं। स्टार्च आर फाउंड बेसिकली फाउंड इन ट्यूबर्स, सुना है पोटैटो का ट्यूबर्स, दैट इज फुल ऑफ स्टार्च। मेज, राइस, ठीक है, ऐसी जगह आपका स्टार्च मिलता है, ठीक है। दीज ऑल आर दोज प्रोडक्ट्स इन विच स्टार्च इज फाउंड अबंडेंटली, ठीक है। आपका पोटैटो के ट्यूबर्स में आ जाएगा, राइस में आ जाएगा, मेज में आ जाएगा। अब बच्चे हम लोग एक उसी तर्ज पर हम एक नया चीज़ अभी हम सीखेंगे। फॉर्म इन विच स्टार्च इज स्टोर्ड इज नोन एज ग्रेन, ठीक है। किस फॉर्म में स्टार्च स्टोर हो रहा है उसको हम कहते हैं ग्रेन, ठीक है। द फॉर्म इन विच अ स्टार्च इज स्टोर्ड इज नोन एज ग्रेन। और ये आपका दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है, सिंपल ग्रेन एंड कंपाउंड ग्रेन। अब इनके बीच डिफरेंस क्या है। सिंपल ग्रेन्स आर दोज बेटा इन विच इट हैज ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट है अराउंड विच स्टार्च लेयर्स आर डिपॉजिटेड, ठीक है। जो भी आपका स्टार्च लेयर है ना, सिर्फ एक पॉइंट के अराउंड आपका डिपॉजिट होगा। यहाँ पे देखिए, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइलम, ठीक है। ये है आपका हाइलम, ये जो पॉइंट है ना, रेड पॉइंट मैंने दिखाया जिसके अराउंड स्टार्च की लेयर्स डिपॉजिट हो रही है, दैट इज नोन एज हाइलम। एंड बिकॉज this type of starch grain has only one point around which starch layers are deposited, इसलिए हम इसे कहेंगे simple grain। simple grain मतलब सिर्फ एक पॉइंट है जिसके अराउंड starch layers डिपॉजिट हो रहे हैं, only one hilum। अब ये किस में प्रेजेंट होता है। simple grains are found where are simple grains found? we have simple and compound grain। simple and compound grains का डिफरेंस क्या है बच्चे। simple grain it has only one point around which starch layers are deposited। सिर्फ एक पॉइंट होता है बच्चा, सिर्फ एक पॉइंट होता है अराउंड विच starch layers are deposited। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, I have marked it in red, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं बच्चे हाइलम, HILUM, हाइलम। हाइलम इज द पॉइंट अराउंड विच starch layers are deposited and if only one hilum is present then we call it simple grain, ठीक है। सिर्फ एक हाइलम अगर प्रेजेंट है जिसके अराउंड स्टार्च लेयर्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो हम इसे सिंपल ग्रेन कहते हैं। सिंपल ग्रेन का एग्जांपल, वेयर आर दे फाउंड, वेयर आर दे फाउंड, दे आर फाउंड इन मेज, ठीक है। मकई का दाना सुना होगा, मेज में, ठीक है। सिंपल ग्रेन्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेज, ठीक है। अब कंपाउंड ग्रेन पे आते हैं। व्हाट आर कंपाउंड ग्रेन्स। मैनी हाइलम, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे, जिस पॉइंट के अराउंड स्टार्च लेयर डिपॉजिट होती है उसको हाइलम कहते हैं। सो देयर आर मैनी हाइलम अराउंड विच स्टार्च लेयर्स आर डिपॉजिटेड। देखिए इधर,
ये 1 पॉइंट रेड में बनाया मैंने, इसके अराउंड स्टार्च डिपॉजिट हो रही है, ये दूसरी पॉइंट, ये तीसरी पॉइंट, ठीक है, इनके अराउंड स्टार्च लेस डिपॉजिट हो रही है। तो ऐसे अरेंजमेंट को बेटा कंपाउंड ग्रेन बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड ग्रेन बोलते हैं। कंपाउंड स्टार्च ग्रेन का एग्जाम्पल है ये ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बहुत सारे हाइलम हो एंड अराउंड देम स्टार्च लेस आर डिपॉजिटेड। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइस एंड पोटैटो। तो कंपाउंड ग्रेन्स आर फाउंड इन बेटा राइस एंड पोटैटो। और आपका सिंपल ग्रेन कहाँ पाए जाएंगे, आपके मेज में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर एक और तरीके का होता है हमारा, एक और तरीके का होता है दैट इज योर कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, हाइलम है, हाइलम है, लेट मी पुट इट इन रेड, ये हाइलम है बेटा, यहाँ भी हाइलम है। हाइलम क्या है, वो पॉइंट जिसके अराउंड आपका स्टार्च लेयर डिपॉजिट होता है। तो कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा, स्टार्च लेयर कुछ यूं डिपॉजिट होंगे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पता है ना, ऐसे स्टार्च लेयर्स डिपॉजिट हो रही है कॉन्सेंट्रिक ग्रेन्स में, ठीक है। एक्सेंट्रिक में क्या होता है बच्चे, एक्सेंट्रिक में क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये एक तरफ आ जाता है एंड इनसे इमेनेट होती हैं स्टार्च लेयर्स, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड इमेनेट होती है स्टार्च लेयर्स। दिस इज हाइलम, this gets shifted to one side and from this emanates the starch layers, or around this point the starch layers emanate, not like in concentric circles, ठीक है। eccentric and concentric का ये basic difference है, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं बेसिक्स की। मैंने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात की, ठीक है, मैंने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात की। अब ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, मैंने बताया था ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड एंड इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। व्हाई इज इट अ रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज इट हैज अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, इट हैज अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1, ठीक है। फ्रक्टोज भी इसी वजह से रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज इट हैज अ फ्री कीटोन ग्रुप। फिर हमने डाइसैकेराइड्स डिस्कस किया जिसमें हमने डिस्कस किया कि वाई माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, वाई सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर एंड वाई लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका प्लांट्स में आपका जो फूड किस फॉर्म में बनता है और किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, आर दे सेम, क्या सेम जिस फॉर्म में the food is produced, is it transported in the same form, उसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या बनता क्या है, C6H12O6, एवरीबडी नोज दैट, बेसिक है, 6 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे, ठीक है। अब ग्लूकोज के फॉर्म में ये बनता है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टिंग इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बिकॉज अब बन गया लीफ में, सो इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ना बच्चे, उनको भी एनर्जी चाहिए या फिर जहाँ भी आपको भेजना है, ठीक है। तो ग्लूकोज वेन एवर इज ट्रांसपोर्टेड, इज इट ट्रांसपोर्टेड इन द सेम फॉर्म, इज इट ट्रांसपोर्टेड इन द सेम फॉर्म, नो, इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इन द सेम फॉर्म, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। एंड और भी मज़ेदार बात, क्या वो सुक्रोज के फॉर्म में ही स्टोर हो जाता है रिजर्व फूड की तरह, नहीं, स्टोर होता है स्टार्च। तो हम सोचेंगे कि इतनी माथापच्ची क्यों ही करनी भाई, क्यों करनी, ग्लूकोज में पहले बना रहे हैं, फिर सुक्रोज के फॉर्म में से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फिर स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर रहे हैं, व्हाई डू वी हैव टू डू दिस मच, क्यों इतनी मेहनत करनी। तो बेटा उसका रीज़न है, ग्लूकोज हमने क्या देखा था, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर और अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर और अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, it is a reducing sugar because of the free aldehyde group, ठीक है, because of the free aldehyde group। सुक्रोज कल किया नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, why, because of 1,2 glycosidic bond in which
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों के आपके फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, सो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो ग्लूकोज बेटा रिड्यूसिंग शुगर है, सो इट इज रिएक्टिव है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इट विल कीप ऑन रिएक्टिंग विद द थिंग्स इन इट्स पाथ, ठीक है, तो हम उसे सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं। देन वाई स्टोर्ड एज स्टार्च, तब सुक्रोज में ठीक है ट्रांसपोर्ट किया, लॉजिक समझ में आया। स्टार्च में क्यों? जब स्टार्च में कर रहे हैं, अल्टीमेटली व्हेन द प्लांट हैज टू यूज द स्टार्च इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। आप पूछोगे इसको ब्रेक डाउन तो ग्लूकोज में ही होना है मैम, तो फिर क्यों इसे स्टोर कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड की तरह? तो बच्चा द आंसर इज स्टार्च इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब भी मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड बनाते हैं या मिलके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन का सबसे यूनिक कैरेक्टर क्या है? इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है तो इट अकर्स विद लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो आप मान लीजिए मुझे 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इफ 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म स्टार्च, ठीक है, तो इस 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए? 100 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका 99 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गया, 99 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकला ना, ठीक है। 99 molecules of water are lost when 100 molecules of glucose combine to form starch, ठीक है। तो 99 molecules of water मतलब इतने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकल जा रहे हैं, तो कंपेरेटिवली स्टार्च इज अ कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज ईजियर टू स्टोर, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गया, ऑफ कोर्स देयर इज सम डिफरेंस, ठीक है, तो उसको स्टोर करना आसान है बेटा, ठीक है। तो स्टोरेज पर्पस के लिए हम इसको स्टार्च को एज अ रिजर्व यूज करते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड को ब्रेक करना मुश्किल नहीं है, इसको जब ब्रेक करना है क्या करना है, जब बन रहा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रही थी तो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था। अब इसको तोड़ना है तो इसमें क्या करना है, सीधे वाटर ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो ब्रेकिंग अ पॉलीसैकेराइड इज नॉट डिफिकल्ट, स्टोरिंग अ पॉलीसैकेराइड इज डिफिकल्ट बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्च में इसलिए इसको कन्वर्ट करते हैं सो दैट इट इज कॉम्पैक्ट एंड इट इज ईजियर टू स्टोर, ठीक है, एंड इट इज ईजियर टू स्टोर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बताया था। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसीलिए हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। with the help of water they break your whatever food be taken, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो पेप्टाइड, मैं जब प्रोटीन्स पढ़ाऊंगी तो भी बताऊंगी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनते हैं, इनको तोड़ने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो तोड़ने के लिए स्टार्च में जब प्लांट को दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें वाटर ऐड कर दो, इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स ग्लूकोज मोनो यूनिट्स, ठीक है, आसान है, बट स्टोर करना मुश्किल है। अगर इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अलग अलग से स्टोर करने लग जाएं विथ दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ एनर्जी टेकिंग टास्क, ठीक है, और ये इतना फीजिबल भी नहीं है। बट स्टार्च कंपेरेटिवली मोर कॉम्पैक्ट, उसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए ये है ग्लूकोज में आपका प्रोडक्ट बनता है, फूड बनता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, एंड स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व होता है, उसको स्टोर किया जाता है बिकॉज इट इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। आई होप all your doubts are clear in this session. Thank you.